है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो पहले हम इसका मतलब जानते हैं। फेलियर मतलब फेल होना मतलब कोई अपने काम में असमर्थ होना, जो अपना काम नहीं कर पाता उसको हम फेलियर कहते हैं। और यहाँ पे कौन फेल हो रहा है? यहाँ पर हमारा कार्डियक मतलब हमारा हार्ट, हमारा दिल फेल हो रहा है। क्या करके फेल हो रहा है? ये अपना काम करने के लिए फेल हो रहा है, ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए हम इसे कहते हैं कार्डियक फेलियर। अब कार्डियक फेलियर क्यों हो रहा है? इसका रीज़न है कंजेशन की वजह से कार्डियक फेलियर हो रहा है। कंजेशन मतलब जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है। कंजेशन मतलब ब्लड की फीलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम कंजेशन कहते हैं। और कंजेशन की वजह से कार्डियक फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल कार्डियक का वर्क क्या है, और फिर हम देखते हैं कि कंजेशन की वजह से कैसे कार्डियक फेलियर हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैं नॉर्मल जो हार्ट का फंक्शन है वो बताऊंगी आपको। तो रेड कलर से मैं लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट ड्रॉ करूँगी, क्योंकि लेफ़्ट हार्ट का साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील होता है और राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील होता है। तो राइट साइड मैं ब्लू कलर से बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ़्ट एट्रियम। ठीक है, यह है लेफ़्ट एट्रियम और यह है लेफ़्ट वेंट्रिकल। और लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलते हैं आर्टरीज, जैसे कि आयोर्टा, आर्टरीज। और आर्टरीज स्प्लिट होते हैं आर्टीरियोल्स में, और ये आर्टीरियोल्स स्प्लिट होते हैं कैपिलरीज में। ठीक है, अब कैपिलरीज में क्या होता है? कैपिलरीज के बाद जो ब्लड है वो टिश्यूज़ में जाते हैं, और टिश्यूज़ में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। मतलब ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में जाता है और टिश्यू की कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टिश्यूज से दूसरे कैपिलरीज चालू हो जाते हैं, जो है वीनस साइड में। और ये कैपिलरीज बनते हैं वेन्यूल्स में। ठीक है, ये है वेन्यूल्स, और ये वेन्यूल्स जॉइंट होते हैं टू फॉर्म अ नॉर्मल कॉमन वेन। और वेन से ब्लड दोबारा जाता है, दोबारा एंट्री करता है अपने हार्ट में, जो है राइट एट्रियम, राइट साइड ऑफ द हार्ट, जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इस ब्लड में की ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है आपका राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरीज है वो निकलती है और ये जाती है लंग्स में। और आपको पता ही होगा लंग्स में क्या होता है? लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो समझो ये आपके लंग्स है। तो लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर जाएगा और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट हो जाएगी और ऑक्सीजन जो इनहेल होगा वो जाएगा हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड प्यूरीफाई हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और यहाँ से ब्लड दोबारा जाएगा आपकी लेफ़्ट एट्रियम में। तो ये है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। नॉर्मली क्या होता है? लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में रहता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होगा आर्टरीज में, आर्टरीज स्प्लिट होगी आर्टेरियोल्स में, और फिर ये स्प्लिट होगी कैपिलरीज में। ये कैपिलरीज से जो हमारा ऑक्सीजन है वो जाएगा हमारे टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, हर जगह ऑक्सीजन सप्लाई होगा और हर जगह से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होगा हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा वेन्यूल्स में, और फिर उसके बाद ये वेन्स में बन जाएगा, और वेन से ये जाएगा, जैसे कि सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा है, ये जाएगा राइट साइड ऑफ द हार्ट, दैट इज़ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरीज निकलती है, जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है,
वो पल्मोनरी आर्टरी पहुंचेगी लंग्स में, और यहाँ पे लंग्स में क्या होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड विल बी टेकिंग प्लेस, मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा हमारे ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो ये है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। लेकिन ये फंक्शनिंग क्या होता है, फेल होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक फेलियर है। और कार्डियक फेलियर का रीज़न मैंने आपको क्या बताया, बिकॉज ऑफ कंजेशन। कंजेशन मतलब ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड भर जाएगा, इतना ब्लड भर जाएगा कि इस लेफ़्ट वेंट्रिकल का साइज़ ही चेंज हो जाएगा, इसका साइज़ एकदम बढ़ जाएगा, काफ़ी मोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कंजेशन होता है, इस कंजेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा भर जाना, बहुत ज़्यादा ब्लड भर जाना, बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर जाना, नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा ब्लड भर जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ट का शेप चेंज हो जाता है और ये हार्ट अपना काम करना बंद हो जाता है। इसका काम क्या था, कॉन्ट्रैक्ट होके सारा ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को पहुंचाना, लेकिन ये फेल होता है ये करने में, इसलिए हम बोलते हैं कार्डियक फेलियर। और इस कार्डियक फेलियर का रीज़न है कंजेशन, इसलिए हम इसे कहते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आप इसे चाहे तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी कह सकते हैं या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कह सकते हैं। अब हमको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है वो जानना बहुत ज़रूरी है इस समय। तो पहला टर्म है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, अब इसका मीनिंग क्या है हम जानते हैं। एंड मतलब ख़त्म हो जाना, डायस्टोल मतलब डायलेशन या रिलैक्सेशन, जो हमारे हार्ट की रिलैक्सेशन होती है वो ख़त्म हो जाना। वॉल्यूम मतलब अमाउंट, और क्या अमाउंट होगा यहाँ पे, अमाउंट ऑफ ब्लड। तो जब हमारे हार्ट की रिलैक्सेशन, जो हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन ख़त्म हो जाते हैं, उस समय यहाँ पे ब्लड की क्या वॉल्यूम है, इसे हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, या इसका एब्रीवेट कर सकते हैं EDV, ठीक है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब जब डायस्टोल ख़त्म हो जाता है उस समय ब्लड की क्या वॉल्यूम है हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में, उसे कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और नॉर्मल वैल्यू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की है 140 ml, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन होने से थोड़ी देर पहले कितना अमाउंट ऑफ ब्लड है इस लेफ़्ट वेंट्रिकल में, वो है 140 ml। नॉर्मली ये 140 ml रहता है। फिर ये वैल्यू चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन हमारे इस कंडीशन में, जैसे कि हम लोग नॉर्मल बैठ रहे हैं या हम लोग स्ट्रेस में हैं या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब सेकेंड टर्म है स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको हम एब्रीवेट कर सकते हैं SV। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब जब हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसने एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया तो कितना ब्लड का वॉल्यूम वेंट्रिकल से इजेक्ट होके बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बार ये लेफ़्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कितना ब्लड बाहर निकला, इसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 50% ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml, ठीक है। अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी उसके साथ बढ़ता है नॉर्मल हार्ट में। तो ये है स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट टर्म है कार्डियक आउटपुट, CO भी कहते हैं इसे। कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में कितना ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट आउट होता है, इसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट मालूम करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट मतलब 1 मिनट में कितने बार हमारा हार्ट बीट करता है, उसको कहते हैं हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम तो आपको पता ही है, एक बार जब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट का होता है कितना अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट आउट होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से, इसे कहते हैं
स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक आउटपुट क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो नॉर्मल हार्ट रेट है 72 इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम है 70, तो टोटल ये होगा 0.72, ठीक है, 5040 ml, या आप कह सकते हैं 5 लीटर्स। ये है नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, और सॉरी कार्डियक आउटपुट। यह नॉर्मल वैल्यू है कार्डियक आउटपुट की, मतलब नॉर्मल है, जैसे हम सबका हार्ट फिलहाल जो भी मैक्सिमम लोग हैं उनका हार्ट नॉर्मल है। तो 1 मिनट में हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इजेक्ट आउट करता है अपने अंदर से, तो इसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो ये भी एक टर्म है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। और एक टर्म जो आपको जानना ज़रूरी है वो है प्रीलोड, और दूसरा वाला है आफ्टर लोड। तो ये चीज़ें क्या हैं हम अभी देखते हैं। पहले हम देखते हैं प्रीलोड के बारे में। अभी समझो ये जो वेन्स है, ये जो वेन्स है, इस वेन्स को हमने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। हमने क्या किया, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया, मतलब हमने इन वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया मतलब इनकी डायमीटर को छोटी कर दी। तो इन डायमीटर को, अगर हम इस वेन्स की डायमीटर को छोटी कर दी तो क्या होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर से अपने राइट साइड ऑफ द हार्ट को जाता है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर से अगर जाता है तो उसकी मात्रा, उसकी वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब राइट एट्रियम में बहुत ज़्यादा ब्लड जाता है। राइट एट्रियम में बहुत ज़्यादा ब्लड जाता है तो राइट वेंट्रिकल में भी बहुत ज़्यादा ब्लड जाएगा, यहाँ तक कि लंग्स को भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा, और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड की प्यूरिफिकेशन हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा लेफ़्ट एट्रियम, और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा लेफ़्ट वेंट्रिकल को। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड जो रहना चाहिए वो है 140 ml, लेकिन बिकॉज वेन्स का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड जाता है राइट साइड ऑफ द हार्ट, और राइट से लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट को भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ब्लड पहुंचने की वजह से इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, 140 से ज़्यादा इसका अमाउंट होता है, तो इसे हम कहते हैं प्री लोड। प्री लोड मतलब कितना अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट है वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन से पहले। तो प्रीलोड की वैल्यू और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की वैल्यू सेम ही है, लेकिन हम प्रीलोड कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर हम लोग वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो प्रीलोड की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करते हैं, उल्टा मतलब समझो हमने इन वेन्स को डायलेट कर दिया, हमने इन वेन्स को डायलेट कर दिया तो क्या होगा, जो हमारी ब्लड है, ब्लड की पूलिंग होगी, मतलब ये ब्लड का प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग ब्लड वेजल्स की जो डायमीटर है वो चौड़ी कर देते हैं तो प्रेशर भी कम हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, आप गार्डनिंग करते हैं पाइप लेके, और अगर समझो गार्डनिंग करते वक्त अपना एक थंब रख देते हैं जो पाइप के टिप में है जहाँ से पानी निकलता है, अपना थंब रख देते हैं तो उसकी डायमीटर कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी बाहर निकलता है, बहुत ज़्यादा दूर तक जाता है ना। तो डायमीटर अगर छोटा हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन अगर इसका उल्टा करें, जैसे कि अगर हमने इस वेन्स की डायमीटर बढ़ा दी तो जो ब्लड है उतनी ज़्यादा प्रेशर से नहीं जाता, मतलब ब्लड पूलिंग होता है, ब्लड फिर से वीनस साइड में जाने लगता है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा कम अमाउंट ऑफ ब्लड जाता है हमारे लेफ़्ट एट्रियम में, और बहुत कम अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचेगा हमारे राइट वेंट्रिकल में भी, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा हमारे लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए, और कम अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा लेफ़्ट एट्रियम में, और बहुत ज़्यादा कम अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, 140 ml से भी कम होता है, तो इसे हम बोलते हैं रेड्यूस्ड प्रीलोड। इसे हम कहते हैं रेड्यूस प्रीलोड। तो हम इस तरीके से प्रीलोड कम करते हैं। अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, अगर हम प्रीलोड इंक्रीज़ होते हैं तो क्या होता है, अगर हम प्रीलोड कम करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमने प्रीलोड कम कर दिया, मतलब हार्ट को बहुत ज़्यादा कम अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट आउट करना पड़ता है।
इसका मतलब है कि हम लोग हमारे हार्ट का जो वर्कलोड है वो कम करते हैं। वी आर रेड्यूसिंग कार्डियक वर्कलोड। हम हमारे हार्ट का जो वर्कलोड है वो हम लोग कम करते हैं, और ये ज़रूरी है क्योंकि हमारा हार्ट फेल हो रहा है, तो हमको हमारे हार्ट की तरफ देखना चाहिए, उसका काम कम करना चाहिए। तो हम काम कैसे कम कर सकते हैं? बाय रिड्यूसिंग द प्रीलोड। तो ये एक तरीका है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर को ट्रीट करने का कि हम लोग इस वेन्स को डायलेट कर दें, ठीक है। तो ये है प्रीलोड। प्रीलोड मतलब कितना अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन से पहले, ठीक है। और इसको कंफ्यूज ना करें, प्रीलोड और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब ये है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले, ठीक है। या तो फिर जो रिलैक्सेशन है, जो डायस्टोल है, वो एंड होने में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं प्रीलोड या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। नेक्स्ट हम जानते हैं आफ्टर लोड के बारे में। अभी समझो ये जो आपकी आर्टरीज़ है, इन आर्टरीज़ को आपने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। अगर आपने इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, आपने कोई ड्रग दिया जिसकी वजह से ये आर्टरीज़ का कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, तो क्या होगा? जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड इजेक्ट आउट करेगा, तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन के वजह से ये ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ़र करेगा या कम रेजिस्टेंस ऑफ़र करेगा? ऑब्वियसली ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ़र करेगा, क्योंकि ये जो आर्टरीज़ है ये दबी हुई है, ये सिकुड़ गई है, इनको हमने कॉन्स्ट्रिक्ट किया है। तो कॉन्स्ट्रिक्ट किया तो ये ज़्यादा ब्लड पास होने नहीं देगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आफ्टर लोड, ठीक है। आफ्टर लोड मतलब द वर्क, द प्रेशर जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को उठाना पड़ेगा ब्लड को इजेक्ट आउट करने के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ की जो आर्टरीज है ये सिकुड़ा देंगे तो हार्ट को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ेगा ताकि वो सारे का सारा ब्लड इजेक्ट आउट कर दे, ठीक है। तो इसको क्यों होता है, ये आफ्टर लोड क्यों इंक्रीज़ होता है? जब हम आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो आफ्टर लोड इंक्रीज़ होता है। लेकिन इसका उल्टा अगर हम करें, अगर हमने इन आर्टरीज को डायलेट कर दिया तो क्या होगा? तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको कम प्रेशर में भी आराम से ये ब्लड निकाल पाएगा, ठीक है। ये समझो ये हमारी आर्टरीज है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अगर आर्टरीज सिकुड़ी हुई है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तो ब्लड को बहुत ज़्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ेगा ताकि वो सारा ब्लड इजेक्ट आउट करे। लेकिन इजेक्ट आउट कैसे करे? ये जो आर्टरीज है ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है, लेकिन हमने अगर आर्टरीज को डायलेट कर दिया तो कम प्रेशर में भी आराम से ब्लड निकल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर आर्टरीज को डायलेट करते हैं तो हम लोग रिड्यूस करते हैं आफ्टर लोड। अगर हम लोग आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं हम लोग इंक्रीज़ करते हैं आफ्टर लोड। तो अगर हमारा आफ्टर लोड इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा? ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट आउट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम रिड्यूस होगा। नॉर्मली 140 ml यहाँ पे ब्लड रहता है स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब जब ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 70 ml ऑफ ब्लड इजेक्ट आउट होना चाहिए और फिर 70 ml बचा हुआ रहना चाहिए फिर से इस लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन जब हम लोग आफ्टर लोड इंक्रीज़ करते हैं, आफ्टर लोड इंक्रीज़ कैसा करें? आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करके, जो आर्टरीज है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर हमारा जो 140 ml ऑफ ब्लड है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन कॉन्टैक्ट करने के बाद ब्लड को इजेक्ट आउट होने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, तो 70 ml के बजाय जस्ट 30 ml या 35 ml ऑफ ब्लड इजेक्ट आउट हो जाता है। और 140 ml से ज़्यादा जैसे कि 180 या 185 या 190 तक का ब्लड यहाँ पर रिमेन हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं आफ्टर लोड, ठीक है। और आफ्टर लोड हम लोग कैसा ट्रीट करते हैं? हम इसको ट्रीट करते हैं आर्टीरियोलर डायलेशन से। एक ऐसा ड्रग दे जिससे आर्टरीज डायलेट हो, इस तरीके से हम लोग आफ्टर लोड ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज जो आपको जानना ज़रूरी है। नाउ हम जाते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पे, दैट इज द कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। अभी मैं ड्रॉ करती हूँ एक नॉर्मल हेल्दी हार्ट और हम लोग इसे कंपेयर करते हैं कंजस्टिव हार्ट से। तो हमारा हेल्दी हार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। मैं सिर्फ लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट बना रही हूँ। ये है हमारा लेफ़्ट एट्रियम और ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल और ये है हमारा आयोटा।
ये है हेल्दी हार्ट। नाउ हम देखेंगे फेलिंग हार्ट कैसे लगता है। एट्रियम का साइज़ नॉर्मल होगा, लेकिन वेंट्रिकल का साइज़ काफ़ी बढ़ जाएगा, काफ़ी मोटा हो जाएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये है हमारी आयोटा। सो दिस इज़ फेलिंग हार्ट। तो क्या डिफरेंस दिखा आप दोनों में? ये है हेल्दी हार्ट, ये है फेलिंग हार्ट। दोनों के शेप में आप क्या डिफरेंस पाते हो? आप देख सकते हो कि जो हेल्दी हार्ट है, इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कोन शेप का, आइसक्रीम कोन तो पता ही होगा, ये है कोनिकल शेप। हेल्दी हार्ट, हेल्दी लेफ्ट वेंट्रिकल का शेप होता है कोनिकल, लेकिन जो फेलिंग हार्ट है ये काफ़ी चौड़ा हो जाता है, तो इस शेप को हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर शेप। ठीक है, तो नॉर्मल हार्ट का शेप होता है कोनिकल, और जो फेलिंग हार्ट है इसका शेप होता है ग्लोब्यूलर। ठीक है, ये कोनिकल शेप और ये ग्लोब्यूलर शेप। तो आप बोल सकते हैं जो फेलिंग हार्ट है उसमें क्या होता है, जब कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है तो उसमें हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल का शेप चेंज हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कार्डियक रीमॉडलिंग। कार्डियक रीमॉडलिंग मतलब चेंजेस इन द शेप। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का शेप है, जो पहले कोनिकल शेप था, अब ये ग्लोब्यूलर बन गया है, तो इसको हम बोलते हैं कार्डियक रीमॉडलिंग। और किस तरीके की रीमॉडलिंग? ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो किस तरह की रीमॉडलिंग होती है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो इस तरीके की रीमॉडलिंग होती है हमारे हार्ट में। अब हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में जानेंगे, जिसे हम कहते हैं लैप्लस लॉ। तो लैप्लस लॉ के अनुसार प्रेशर इज इक्वल्स टू टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस। अब इसके बारे में हम जानेंगे। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, मतलब अगर हमने टेंशन इंक्रीज़ की तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन यह है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब अगर हमको प्रेशर इंक्रीज़ करना है तो इसका मतलब हमको रेडियस रेड्यूस करना है। अब हम ये किस प्रेशर की बात कर रहे हैं? प्रेशर मतलब प्रेशर जिससे हम ब्लड इजेक्ट आउट कर सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो इसे हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, मतलब अगर टेंशन इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। तो हम देखते हैं हम टेंशन किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। समझो ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड भर गया, बहुत ज़्यादा ब्लड भरने से ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये थोड़ी सी फैल जाएगी, लेकिन फिजियोलॉजिकल लिमिट, पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं। पैथोलॉजिकल मतलब फेलिंग हार्ट नहीं, फिजियोलॉजिकल लिमिट। जैसे कि हमारा बलून है वो छोटा दिखता है, इसके अंदर हम लोग ने पानी भर गया तो वो कैसा फैल जाता है, और फिर पानी निकालने के बाद तो फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। उसी तरीके से जो हेल्दी हार्ट है इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा ब्लड भरा तो वो फैल जाएगा। फैल जाने की वजह से जो उसके जो मायोकार्डियल सेल्स है उसकी टेंशन बढ़ जाएगी। ठीक है, टेंशन बढ़ने की वजह से प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो जितना ज़्यादा टेंशन बढ़ गया उतनी ही प्रेशर से ब्लड इजेक्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे आपके समझ में? अगर हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड भर दिया तो ये टेंशन से ये स्ट्रेच हो जाएगा, ये जो ब्लड वेसल है वो स्ट्रेच हो जाएगी, तनाव बढ़ जाता है। जैसे टेंशन मतलब तनाव बढ़ जाएगा, तनाव बढ़ने की वजह से इतनी ज़्यादा प्रेशर से या ब्लड इजेक्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग टेंशन कम करते हैं तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, अगर टेंशन बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यह है कंडीशन हेल्दी हार्ट का।
ये चीज़ फेलिंग हार्ट में नहीं होती, क्योंकि फेलिंग हार्ट में क्या है, टेंशन बनता ही नहीं है। क्योंकि सपोज़ कीजिए कि हमने जस्ट एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है, समझो इस जो हार्ट है इसकी कैपेसिटी मतलब नॉर्मली बिना शेप चेंज करे ये सिर्फ 5 ml ऑफ ब्लड ले सकता है। लेकिन अगर हमने इसमें 15 ml ऑफ ब्लड डाल दिया तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये स्ट्रेच हो जाएगी, और स्ट्रेच होने की वजह से इसका जो तनाव है, जो टेंशन है वो बढ़ जाएगा, और उसी ज़्यादा प्रेशर से ब्लड इजेक्ट आउट हो जाएगा ये नॉर्मल हार्ट में। ठीक है, 15 ml ऑफ ब्लड, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल, 15 ml ऑफ ब्लड अगर चला गया तो ये स्ट्रेच हो जाएगा और ये इसी स्पीड से निकल जाएगा। 15 ml नहीं, इसका कैपेसिटी 140 है, ऐसा तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने। लेकिन इस फेलिंग हार्ट में अगर समझो हमने 15 ml ब्लड डाला तो क्या होगा, ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये पहले से काफ़ी फैली हुई है, ये 15 नहीं, ये 25 ml ऑफ ब्लड भी ले सकती है। लेकिन इसमें हमने डाला कितना ब्लड, जस्ट 15 ml ऑफ ब्लड हमने डाला है, तो ये टेंशन की तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि टेंशन है ही नहीं। क्योंकि टेंशन क्यों कैसे क्रिएट होगा, जब ये स्ट्रेच हो जाएगा, ये ऐसे ही फैल गई है तो ये टेंशन क्रिएट ही नहीं कर पाएगी, तो टेंशन कम रहेगा, और टेंशन कम रहेगा तो क्या कम होगा, प्रेशर भी कम होगा, तो बहुत ही कम प्रेशर से ये ब्लड इजेक्ट आउट करेगा। ठीक है, तो फेलिंग हार्ट में क्या है, टेंशन की काफ़ी प्रॉब्लम है, टेंशन क्रिएट ही नहीं होता क्योंकि ये काफ़ी फैली हुई है, और जितना भी ब्लड डालो वो ले लेगी, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा जगह क्रिएट हो गई है ब्लड भरने के लिए। तो क्या है, जस्ट ब्लड जाएगा अंदर और इसको इजेक्ट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है, और जो प्रेशर बन ही नहीं रहा क्योंकि टेंशन ही नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है। तो फेलिंग हार्ट में क्या है, टेंशन काफ़ी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो मायोकार्डियल सेल्स है वो टेंशन में आ ही नहीं रहे हैं, तो टेंशन कम होगा जिसकी वजह से प्रेशर भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियस से। रेडियस मतलब ये कितनी चौड़ी है, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये कितनी चौड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि हेल्दी हार्ट में जो रेडियस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दी फेलिंग हार्ट। फेलिंग हार्ट में आप देख सकते हैं कि रेडियस कितना बड़ा है, लेकिन हेल्दी हार्ट में रेडियस कम है। तो अगर रेडियस कम होगा, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर रेडियस कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, फेलिंग हार्ट में रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रेशर फिर से कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिचुएशन देखिए इस फेलिंग हार्ट का, इस सिचुएशन क्या है इस फेलिंग हार्ट का, ये इसका शेप चेंज हो चुका है, कार्डियक रीमॉडलिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी, हाइपर मतलब इंक्रीज, ट्रॉफी इन साइज़, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की साइज़ काफ़ी तरीक़े से इंक्रीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट, जब हम लोग ज़्यादा ब्लड जा रहा है यहाँ पे ऑब्वियसली, लेकिन ज़्यादा ब्लड जाने की वजह से टेंशन ज़्यादा क्रिएट नहीं होता, जिसकी वजह से प्रेशर काफ़ी कम है। प्रेशर काफ़ी कम मतलब जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रेडियस भी काफ़ी बढ़ चुका है, रेडियस बढ़ने की वजह से फिर से प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट सब कुछ काफ़ी मात्रा में कम हो चुके हैं। तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, मतलब हमारे सारे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो सब लोग को बहुत ज़्यादा कम ब्लड पहुंच रहा है। ठीक है, तो एक पार्ट है कैरोटिड साइनस जो हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर ही रहता है, कैरोटिड साइनस। जो कैरोटिड साइनस है इसे भी काफ़ी कम ब्लड पहुंच रहा है, यह कैरोटिड साइनस, इसे भी काफ़ी कम ब्लड पहुंच रहा है। तो ये सेंस करता है कि मुझे काफ़ी कम मात्रा में ब्लड पहुंच रहा है, तो ये कंप्लेन करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, जिसकी वजह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो है उसे कम ब्लड पहुंच रहा है। सिमिलरली एक ऑर्गन है कैरोटिड साइनस जिसे कम ब्लड पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ये कंप्लेन करता है, ये एक सिग्नल पहुंचाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि हम सबको बहुत ज़्यादा कम ब्लड पहुँच रहा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा रेस्पॉन्ड करेगा, ये रेस्पॉन्ड करेगा बाय इंक्रीजिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का आउटफ्लो इंक्रीज होता है,
जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या होगा, हमको पता है कि हमारे हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर है, जिसकी वजह से हार्ट रेट काफ़ी मात्रा में इंक्रीज़ होगी। तो जब हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, इवन हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ होगा। आपको एक ग्राफ के थ्रू मैं ये बताती हूँ। समझो हमने एक ग्राफ बना ली है, एक्स एक्सेस है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के लिए एंड वाई एक्सेस है स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट के लिए, ठीक है। तो पहले हम सिचुएशन देखते हैं कि हेल्दी हार्ट का। समझो ये ग्राफ है हेल्दी हार्ट के लिए, और समझो ये है हमारा नॉर्मल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विच इज़ 140 ml। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 140 ml है तो इसका 50% स्ट्रोक वॉल्यूम है, डेट इज़ 70 ml। अगर समझो हम लोग ने नॉर्मल हेल्दी हार्ट की बात कर रहे हैं, अगर हमने एक्सरसाइज की तो जिसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, और हार्ट रेट इंक्रीज़ होने से हमारा जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सपोज़ कीजिए कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हो गया 200 ml, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा, वो होगा 100 ml। तो यह सिचुएशन है ए नॉर्मल हेल्दी हार्ट का। नेक्स्ट हम लोग और एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं फेलिंग हार्ट के लिए। तो समझो ये है सिचुएशन आपकी फेलिंग हार्ट की। फेलिंग हार्ट में क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 140 ml है, लेकिन जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो काफ़ी कम हो जाएगी। जैसे कि जस्ट इमेजिन कीजिए ये होगी खाली 30 ml। अभी क्या हो गया, यहाँ पर कैरोटिड साइनस ने कंप्लेंट की सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि मुझे कम ब्लड पहुँच रहा है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से बीटा 1 रिसेप्टर जो प्रेजेंट है हमारे हार्ट में वो एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्डियक मतलब हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपको तो ये पता ही है, कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा 72 से 90, और स्ट्रोक वॉल्यूम सपोज कीजिए कि इंक्रीज़ हो गया 30 ml था, और हार्ट रेट इंक्रीज़ कर दिया हमने, तो क्या होगा इसका, तो कार्डियक आउटपुट हो जाएगा 2700। सपोज़ नॉर्मली कार्डियक आउटपुट कितना था, जब हमने जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ था उसे हम कंपेयर करते हैं। हार्ट रेट 72, स्ट्रोक वॉल्यूम 30, तो ये कितना होता है, ठीक है। तो पहले सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट होने से पहले कार्डियक आउटपुट था 2160 लीटर्स और ml, और जब हम लोग ने सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कर दी उसके बाद इतना हो गया हमारा कार्डियक आउटपुट। मतलब थोड़ा बहुत कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे, सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से कार्डियक आउटपुट थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा बहुत ये कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट, ये 3 लीटर भी नहीं हो रहा है। 2 लीटर 2100 के बजाय 2700, बस 2700। तो हार्डली आप देख सकते हैं कि 600 ml 600 ml का इंक्रीज़ हो रही है सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन होने की वजह से। तो आप सोच रहे होंगे कि सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन बहुत अच्छी है इस सिचुएशन में, लेकिन ये स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी है, बाद में ये परेशानी पैदा करते हैं। कैसे परेशानी पैदा करते हैं, तो इसलिए हम लोग ये डायग्राम फिर से रेफ़र करते हैं। हमें पता है कि हमारे ब्लड वेजल्स में एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जैसे कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर हमारे आर्टरीज में प्रेजेंट है, और अल्फ़ा 1 रिसेप्टर के एक्टिवेशन होने की वजह से क्या होगा, ये प्रोड्यूस करेगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, आर्टरीज की अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो क्या होगा, इट विल इंक्रीज़ दी आफ्टर लोड, राइट, ठीक है। जब आर्टरीज की वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी ये इंक्रीज़ करेगा आफ्टर लोड को। अगर आफ्टर लोड इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा, जो
लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इजेक्ट आउट करने के लिए ब्लड। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, ज़्यादा प्रेशर से इजेक्ट आउट नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे टेंशन कम है और रेडियस बढ़ चुकी है, इसलिए ये ज़्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, पहली बात ये ज़्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ऊपर से आपने यहाँ पे ब्लड वेसल की कॉन्स्ट्रिक्शन कर दी है, तो इसके वजह से जो हमारा हार्ट है इसका वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है। नेक्स्ट, सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से और एक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, वो है अल्फा 1 रिसेप्टर। यहाँ पर भी अल्फा 1 ही है जो प्रेजेंट है हमारे वेन्स में। तो अल्फा 1 की एक्टिवेशन की वजह से हमारा हो जाएगा वेन्स का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और आपको पता ही होगा कि वेन्स को जब हम लोग कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो क्या होता है, इट विल इंक्रीज दी प्रीलोड। प्रीलोड इंक्रीज होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जाएगा राइट साइड ऑफ द हार्ट, और बहुत ज़्यादा ब्लड जाएगा टू दी लंग्स, उससे भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही ब्लड जाएगा लेफ़्ट साइड ऑफ दी हार्ट, मतलब यहाँ पे फ्लूइड फिलिंग और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर और भी बढ़ जाएगा, और इस वजह से हमारा जो वर्क का जो फंक्शन है, हमारा जो वर्कलोड है हार्ट का, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है। हार्ट रेट इंक्रीज़ होने की वजह से थोड़ा बहुत कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारे हार्ट का वर्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है आर्टरीज और वेन्स में। आर्टरीज की कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आफ्टर लोड इंक्रीज़ होता है, वेन्स की कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से प्री लोड इंक्रीज़ होता है, और इन दोनों की वजह से जो हमारा हार्ट है उसका जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये चीज़ यहीं पर नहीं रुकती, और भी ज़्यादा चीज़ें होती है, जैसे कि हमारे जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था, हमारी जो किडनीज़ है इसे भी बहुत ज़्यादा कम अमाउंट ऑफ ब्लड मिलती है, जिसकी वजह से ये रिलीज़ करता है रेनिन एंजाइम ब्लड में, और ये ब्लड में जाकर एक्ट करेगा अपने जो प्रोटीन जो रिलीज़ होती है लीवर से, दैट इज़ एंजियोटेंसिनोजन। इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसे कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, नेक्स्ट एंजियोटेंसिन 1 जाएंगे हमारे जो लंग्स है वहाँ पर, और वहाँ पर वो मिलेंगे एक एंजाइम दैट इज़ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है, ये चीज़ आपको पता है। फिर ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करेगा, ये जाएगा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर तरफ। तो एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है वहाँ पर एक सेल्स है जोना ग्लोमेरुलोसा, वहाँ पर ये एक्ट करेगा और ये रिलीज़ करेगा एक कंपाउंड को, एक सब्सटेंस को, जिसको कहते हैं आल्डोस्टेरॉन। ठीक है, और आल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, मतलब ये सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर देगी। अब सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर देगी, मतलब ये हमारा जो वीनस ब्लड है इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो वीनस ब्लड की अमाउंट अगर बढ़ जाएगी मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड जाएगा राइट साइड ऑफ द हार्ट, क्योंकि हमने वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है, प्रीलोड इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जब राइट साइड ऑफ द हार्ट को बहुत ज़्यादा ब्लड जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ से लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट को भी बहुत ज़्यादा ब्लड पहुँचेगा और प्रीलोड ऑफ द हार्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट का जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, और ये क्या करता है, ये एक्ट करेगा एड्रिनल मेडुला को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एपिनेफ्रिन अवेलेबल हो जाएंगे जो इंटरेक्ट करेंगे अल्फा 1 रिसेप्टर को, अल्फा 1 रिसेप्टर से जो प्रेजेंट है वेन्स और आर्टरीज में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन और आर्टीरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से प्रीलोड इंक्रीज़ होगी, आर्टीरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आफ्टर लोड इंक्रीज़ होगी, और इन दोनों की वजह से वर्कलोड ऑफ द हार्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ये यहीं पर ही नहीं थम जा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारे वेन्स और आर्टरीज के ऊपर भी, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब होता है हमारे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। तो ये जो हार्ट है ये पूरी तरीके से फेल हो जाता है। ये फेल क्यों होता है, क्योंकि इसकी कार्डियक रीमॉडलिंग हो चुकी है। कार्डियक रीमॉडलिंग होने की वजह से इसका साइज़ काफ़ी बढ़ चुका है।
इसके लिए हम जितना भी ब्लड डालें, ये जो मायोकार्डियल सेल्स है इनकी टेंशन इंक्रीज़ ही नहीं होती, जिसकी वजह से प्रेशर काफ़ी कम होता। प्लस ये जो ब्लड वेसल्स डायलेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से रेडियस भी काफ़ी मात्रा में इंक्रीज़ हो गया है, और जब रेडियस इंक्रीज़ होता है तो प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब है ये जितना भी कोशिश करे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को इजेक्ट आउट नहीं कर पाती। प्लस जो सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से बहुत ही थोड़ी मात्रा में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है। तो ये इनिशियली ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसका नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि अल्फा-1 रिसेप्टर प्रेजेंट है आर्टेरियोल्स और आर्टरीज और वेन्स में, जिसकी वजह से इनका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आफ्टरलोड और प्रीलोड इंक्रीज़ हो जाएगा। प्लस बीटा-1 रिसेप्टर ऑल्सो प्रेजेंट है हमारे किडनीज़ में, जिसके वजह से रेनिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, रेनिन एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और वो जाएगा ब्लड में, और ब्लड में जाने के बाद ये कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 फिर कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में बाय द एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। और ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये अल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लूइड फ्लोड है, जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। प्लस एड्रिनल मेड्यूला से एपिनेफ्रिन रिलीज़ हो जाता है। प्लस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ऑल्सो अवेलेबल है हमारे वेन्स और आर्टरीज में, जो और भी ज़्यादा इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं और भी ज़्यादा प्रीलोड और आफ्टरलोड इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये है सिचुएशन हमारी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की। हम लोग जानते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कि कौन से ड्रग्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए।